हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूपीएससी गो चैनल। हम डेली द हिंदू एनालिसिस के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करते हैं। आज 26 दिसंबर है और 25 दिसंबर के हम सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम टॉपिक को देखो आप, टैंकर विद इंडियन क्रू हिट बाय ड्रोन इन रेड सी। तो अभी रेड सी वाला जो टॉपिक आया है, तो अब हमको क्या पढ़ना है, रेड सी। ठीक है, देखो सारी चीज़ें हमारे को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यूपीएससी के अंदर एक सबसे खास चीज़ होती है कि सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, वहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसके अंदर की बैकग्राउंड की न्यूज़। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, रेड सी। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे पहले रेड सी को देख लो। देखो ये रेड सी दिख रहा होगा आपको, उसके जस्ट ऊपर क्या है, स्वेज कैनल है। फिर नीचे रेड सी आपको दिख रहा होगा, यमन पास में है। उसके जस्ट नीचे हमने कल ही बेबल मंडे पढ़ा था, गल्फ ऑफ एडन आ गया। तो ये रेड सी किसको टच करता है, एक तो इजिप्ट को टच करता है, इधर सऊदी अरबिया को टच करता है, सूडान को टच करता है और एरिट्रिया को टच करता है, और उसके अलावा ये डिजबुटी है ना, उसको टच करता है। बस उसके ये बॉर्डरिंग टच होता है, इथियोपिया उसको टच नहीं कर रहा है। तो अब आपको याद रखना है। और बेबल मंडे में आप उसके जस्ट नीचे देखो, उसके नीचे भी डिजबुटी आ गया, यमन उसके दोनों साइड में आ गया, और गल्फ ऑफ एडन उसके नीचे सोमालिया है। और ये सब चीज़ें कहाँ हैं, अपने अरेबियन सी के जस्ट पास में, यमन, ओमान और दुबई, यूएई, ये सब उसको टच कर रही है। हमने पिछले 10 दिनों के अंदर ओमान, यमन, दुबई, ये सारी चीज़ें पढ़ी है। तो अब हमारे लिए कितनी सिंपल हो गई है इन चीज़ों को समझना। चलो तो अभी रेड सी को समझ लेते हैं। इनलेट ऑफ इंडियन ओशन बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, यानी इंडियन ओशियन का इनलेट है बिटवीन अफ्रीका और एशिया के बीच को कनेक्ट करने के लिए रेड सी एक तरह से इनलेट का काम करता है। वन ऑफ द मोस्ट सेलाइन बॉडीज ऑफ वाटर इन वर्ल्ड के अंदर जो खारे पानी की जो बॉडीज होती है, उसमें भी ये भी खारे पानी की बॉडी है। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन है, तो मैंने बताया, इजिप्ट बता दिया, सऊदी अरेबिया बता दिया, यमन बताया, सूडान बताया, एरिट्रिया बताया, डिजबुटी बताया। चलो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कनेक्टेड टू द इंडियन ओशन थ्रू बेबल मंडे स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ एडन। अब इस चीज को याद रखनी है आपको, है ना। ये इंडियन ओशन से कनेक्ट है, किससे, बेबल मंडे स्टेट एंड द गल्फ ऑफ एडन। अभी आपको दिखाया था, सब चीजें क्लियर है। नॉर्थ के अंदर इसकी सिनाई पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ अकाबा है और गल्फ ऑफ स्वेज है। स्वेज अपन ने देख लिया कि भाई स्वेज, जिसको स्वेज कैनल बोला जाता है, गल्फ ऑफ स्वेज, गल्फ ऑफ अकाबा और सिनाई पेनिनसुला। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखना, और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। चलो, सेंट्रल प्लान्स टू रिवाइव टैक्स कट ऑन शुगर एक्सपोर्ट। तो सेंटर ने प्लान किया है कि हम क्या करेंगे, शुगर एक्सपोर्ट पर जो टैक्स कटिंग की है उसको वापस टैक्स को बढ़ाएंगे हम, और उसके कारण क्या होगा, शुगर एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलने वाला है। तो चलो अभी हम ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली होता क्या है, ऐसे कैसे होता है, तो इसको समझो। स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, यानी जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है उस पर ड्यूटीज एंड टैक्सेज का जो रेमिशन है, उसकी स्कीम, उसको हमको समझना है। अभी हम उसको समझने वाले हैं। RODTEP हैज एमर्ज्ड एज ए क्रिटिकल टूल इन सपोर्टिंग इंडियाज एक्सपोर्टर्स, यानी जो रेमिशन ऑफ ड्यूटीज है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिकल टूल है। इट बिकेम ऑपरेशनल ऑन 1 जनवरी 2021। याद रखना, इसको स्कीम को कब लेकर आया गया, लॉन्च किया गया 1 जनवरी 2021। रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। पहले एक स्कीम थी MEIS, यानी मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उसको रिप्लेस करके हम क्या लेके आए हैं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, स्कीम फॉर रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। चलो ये चीज हो गई। प्रोम्प्टेड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तो इसको मतलब इस पर रोक भी लगाई गई है कि उन्होंने कहा है कि ये गलत है कि आप एक्सपोर्टेड आइटम पर ड्यूटी दे रहे हो। इसके कारण क्या होगा, कि आप दूसरे देश के अंदर हमको जरूरत पड़ सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाने की, क्योंकि आप अपने एक्सपोर्टेड आइटम पर ड्यूटी नहीं दे सकते हो। ऐसा मतलब जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसके बारे में बोला है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने बोला है तो अभी उस पर चल रहा है डिस्कशन, और इसके बाद जो भी होगा वो पता चलेगा। सपोर्ट टू एक्सपोर्टेड बाय रेमिटिंग ड्यूटीज, उसके अंदर क्या होता है, ड्यूटीज को रेमिट किया जाता है, मतलब उस पर माफ कर दिया जाता है। एंड टैक्सेज इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन के टाइम पर ही ड्यूटीज और टैक्सेज जो उस पर लगते हैं उसको रेमिट कर दिया जाता है, जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, ये सबसे खास चीज है कि जो RODTEP, जो हम रेमिशन ऑफ ड्यूटीज, उसको कौन डिसाइड करता है, तो एक कमेटी डिसाइड करती है। और उस कमेटी को वो किसके अंदर आती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है। याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री का पार्ट है, उसके द्वारा ये RODTEP कमेटी को ऑपरेट किया जाता है। बस ये आपको याद रखनी है। चलो, बहुत अच्छे टॉपिक्स हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक समझो। प्लेन कैरिंग ओवर 300 पैसेंजर मोस्टली इंडियंस अलाउड टू लीव फ्रांस। अभी क्या हुआ है कि देखो, आपने एक डंकी मूवी देखी हो, अभी चल रही है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जने डंकी करते हैं। डंकी इन द सेंस होता है एक देश से दूसरे देश में माइग्रेशन करते हैं, वो भी विथआउट वीजा और विथआउट पासपोर्ट, बिना वीजा की दूसरे देश में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो ये प्लेन कैरिंग ओवर 300 पैसेंजर्स मोस्टली इंडियंस अलाउड टू लीव फ्रांस, तो 300 जो पैसेंजर्स है वो क्या करते हैं, उनमें से मतलब मोस्टली इंडियंस है, उनको चांस दिया गया कि आप फ्रांस को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि देखो, फ्रांस के अंदर इसको रोक दिया गया था कि उनको ऐसा लग रहा था कि इनमें ऐसे पर्सन्स बैठे हैं जो कि फ्रांस में रुकने वाले हैं या अमेरिका जाने वाले हैं, ऐसा था। तो अभी उस चीज़ को मतलब रिलैक्सेशन मिल गया है कि वो एक्चुअली अमेरिका की जस्ट नीचे एक नाइजीरिया कंट्री है, वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी मोस्टली उन सबको रिलीव कर दिया गया है। अब वो फ्रांस से या तो दुबई जाओ, या नाइजीरिया जाओ, या इंडिया वापस आओ, ये जैसा भी होगा वैसा हो जाएगा। चलो, इसमें ऐसी कोई खास न्यूज़ नहीं थी, बस आपको सिर्फ न्यूज़ बतानी थी कि ऐसा हुआ है, बाकी कोई खास न्यूज़ नहीं थी, बस ये मतलब नॉर्मल। अभी आप डंकी मूवी देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उसमें क्या होता है कि एक जो माइग्रेट करते हैं, जिनको वीज़ा नहीं मिलता है, वो क्या करते हैं, इलीगल प्रोसेस से, जैसे अगर उनको फ्रांस जाना है, लंदन जाना है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से ईरान गए, और ईरान से होते होते धीरे धीरे टर्की, और टर्की से
फिर वो लंदन की साइड में समुद्र के रास्ते लंदन चले जाएंगे और लंदन में वहाँ पर वो बिना वीज़ा के रहेंगे। तो बस उसी को बोलते हैं डंकी की प्रोसेस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक छोटी सी न्यूज़ और देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है रेड बेड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। बेड कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है कि जो हमारी आंत होती है, आते बोलते हैं ना हम, हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज, उसके अंदर अगर जो ये फैट है, जो ये कोलेस्ट्रॉल है, अगर वो जम जाता है तो ब्लड का ट्रांसमिशन भी मुश्किल हो जाता है। ये देखो, ये जो फैट दिख रहा होगा येलो कलर में, ये फैट है और ये जम रहा है, तो उसके बाद जो रेड कलर की कोलेस्ट्रॉल है वो मतलब जो हमारे ब्लड का प्रवाह है वो भी सही से नहीं हो पा रहा है। तो ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल जब जम जाता है, और वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल जमता है, बेड कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो फिर हमारे जो ब्लड का प्रवाह होता है वो भी सही से नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को समझो, मैं आपको समझा देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल इज ए वैक्सी फेट लाइक सब्सटेंस, यानी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एक तरह से फेट होती है जो हमारी बॉडी के अंदर फेट या वैक्सी लाइक सब्सटेंस होती है। फोकस इन ऑल द सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी सॉरी, ये फाउंड होता है इन द ऑल द सेल्स इन ह्यूमन बॉडी, यानी ह्यूमन बॉडी में जितनी भी सेल्स होती है उसके अंदर ये पाया जाता है कोलेस्ट्रॉल। ह्यूमन लीवर मेक्स कोलेस्ट्रॉल, ह्यूमन लीवर क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाने का काम करता है। अब आप बोलोगे कोलेस्ट्रॉल यानी फैट कैसे बनती है, तो इट इज ऑल्सो इन सम फूड, एग्जांपल मीट और डेयरी प्रोडक्ट, यानी एक तो मीट होता है, एक डेयरी प्रोडक्ट के अंदर अगर आप मीट और डेयरी प्रोडक्ट को खाओगे उसके अंदर ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल होता है, और अगर आप उसका कंजम्पशन करते हो तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगी। ह्यूमन बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू वर्क प्रॉपर्ली, यानी कुछ हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर्ली वर्किंग करनी है, ह्यूमन बॉडी नीड्स सम कोलेस्ट्रॉल टू वर्क प्रॉपर्ली, यानी प्रॉपर्ली अगर वर्किंग करनी है तो हमें कुछ कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है। कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल्स थ्रू द कोलेस्ट्रॉल होता है वो ट्रेवल करता है थ्रू द ब्लड ऑन प्रोटीन्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स। अब इस चीज को याद रखना, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, देखो सिंपल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है फैट। तो वो क्या करता है, अगर आप जैसे बार बार मीट खा रहे हो या ऐसे प्रोटीन वाले प्रोडक्ट खा रहे हो तो आपका ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि जैसे मोटापा बढ़ता जाता है, अब मोटापा बढ़ता तो जाता है, लेकिन अगर आप उसको टाइमली योगा करो, टाइमली एक्सरसाइज करो तो वो धीरे धीरे आप उस पर कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन नहीं कर रहे हो तो आपके शरीर का मोटापा बढ़ता जाएगा, और जब कोलेस्ट्रॉल हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, वो जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसके अंदर दिक्कत आने लग जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, ट्रेवल थ्रू द ब्लड ऑन प्रोटीन्स कॉल्ड लिपोप्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन्स के ऊपर जो हमारा प्रोटीन होता है, हमारी बॉडी के अंदर हम प्रोटीन खाते हैं, तो जो प्रोटीन भी क्या होता है कि बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में पहुंच के हमारे को अवश्यक जो हमारी न्यूट्रिशन को बढ़ाता है, तो कोलेस्ट्रॉल उस पर चिपक जाता है और वो क्या करता है, उसको लिपोप्रोटीन बोला जाता है, उसके ऊपर प्रोटीन के ऊपर, मतलब एक्स्ट्रा वाला प्रोटीन। तो 2 टाइप्स ऑफ लिपोप्रोटीन कैरी कोलेस्ट्रॉल थ्रू आउट द बॉडी, एक तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। 2 टाइप के लिपोप्रोटीन होते हैं जिस पर कोलेस्ट्रॉल ट्रेवल करता है। उसके बाद एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और बेड कोलेस्ट्रॉल, उनको क्या बोला जाता है, बेड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। हाई एलडीएल लेवल लीड्स टू ए बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज। और अगर आप सोचिए कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है, ज़्यादा अगर उस पर प्रोटीन चिपका हुआ है एलडीएल वाला, तो उसमें क्या होगा, वो आपकी आर्टरी के अंदर चिपक जाएगा। जैसा कि मैंने इमेज में दिखाया था कि दोनों साइड के अंदर जो येलो कलर का, मतलब क्या बोलते हैं इसको, येलो कलर का जो कोलेस्ट्रॉल है वो चिपक जाएगा, तो बीच में से ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज गुड कोलेस्ट्रॉल बिकॉज इट कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी वो हमारे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी से लीवर तक क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को पहुंचाने का काम करता है। यूर लीवर देन रिमूव्स द कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम योर बॉडी। अब एक चीज समझिए, एक तो क्या होता है, आर्टरी में जब चिपक जाता है तो उसको तो बोला जाता है बेड कोलेस्ट्रॉल, लेकिन अगर गुड कोलेस्ट्रॉल होता है या हाई डेंसिटी, मतलब जिसके अंदर जो लिपोप्रोटीन होता है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, तो वो उस कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक पहुंचा देता है और लीवर उसको रिमूव कर देता है बॉडी से, कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है, क्योंकि लीवर के अंदर वो कैपेसिटी होती है कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने की। तो अब आपको क्या समझना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो अब आपको ध्यान रखना है कि हाई एलडीएल है क्या बोलते हैं, हाई लेवल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है तो वो तो होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है अगर वो ज़्यादा मात्रा में होगा तो वो क्या करेगा, बेड कोलेस्ट्रॉल को बनाने का काम करेगा, और उस बेड कोलेस्ट्रॉल के कारण हमारे आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जम जाता है। प्लेग बिल्ड्स अप इन आर्टरीज कोल्ड, इसको क्या बोला जाता है, एट्रोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। अगर आपकी आर्टरी में जो कोलेस्ट्रॉल जमता है उसको बोला जाता है एट्रोस्क्लेरोसिस, और उसके कारण चेस्ट पेन भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसा क्यों, उसका रीजन एक है, आप सोचिए कि अगर बॉडी के अंदर हमारी जो बॉडी है या हमारी आर्टरीज के अंदर जब वो जम जाएगा कोलेस्ट्रॉल, तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, और अगर ब्लड प्रॉपर्ली हार्ट तक नहीं पहुंच पाएगा तो उसके कारण चेस्ट पेन भी हो सकता है और हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलो, इस टॉपिक को अपने कितने शानदार तरीके से पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पापाती चोला। पापाती चोला क्या होता है, एक हाई बटरफ्लाई पॉपुलेशन होती है, उसका नाम है पापाती चोला। एक लोकेशन है, कहाँ है, केरला के अंदर। वहाँ पर बटरफ्लाई की बहुत सारी पॉपुलेशन रहती है। पापाती मीनिंग बटरफ्लाई एंड चोला मीनिंग छोला लैंड, यानी बटरफ्लाई जिस लैंड पर रहती है उस लैंड को बोला जाता है पापाती चोला। ये केरला के अंदर है, याद रखना है। लोकेटेड इन द मिडिल ऑफ चतुरंगापरा हिल्स एंड क्या कहते हैं, माटीकेटन सोला, यानी जो एक तो माटीकेटन सोला और एक चतुरंगापरा हिल्स के अंदर ये मिडिल में पाया जाता है। और यहाँ पर नीलाकुरंजी फ्लावर्स आपने नाम सुने हो तो वो भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एरिया इज कवर्ड विथ यूक्लेपाइटस ट्रीज, यानी एरिया, ये जो एरिया है वो कवर्ड है किसके साथ में, यूक्लेपाइटस ट्री के साथ में कवर्ड है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बाल समीना क्या होता है, तो एनुअल हर्ब टू बी नेटिव टू इंडिया एंड म्यांमार, यानी बाल समीना एक क्या होता है, एनुअल हर्ब होता है। ये एक पेड़ पौधा है, छोटा सा पौधा जो कि नेटिव है इंडिया का और म्यांमार का। एनुअल, पेरेनियल और टेरेस्ट्रियल, यानी ये एनुअल बेसिस पे, यानी पूरे साल ये उगता रहता है। और ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, इससे क्या होता है, एक तो स्नेक बाइट को ट्रीट किया जा सकता है।
एक रियूमेटिज्म होता है, एक इस्थमस होता है, एक हमारी बॉडी में अगर कोई फ्रैक्चर आ गए या हमारे फुट पर कोई डिसीज है पैरों में, तो उस सब का ट्रीटमेंट किससे हो सकता है? बाल समीना से। याद रखना है, बहुत ऐसे अलग अलग नाम है बट अब याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा पापातीचोला लोकेशन है केरला की, और बटरफ्लाई की लोकेशन है, और उसके अंदर एक चीज़ याद रखना, चतुरंगपरा हिल्स और माटीकेटन शोला के मिडिल के अंदर ये लोकेट है। चलो, और नीला कुरंजी फ्लावर्स भी वहाँ पर उगते हैं। अब धीरे धीरे आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। चलो, अभी एक ये देखो क्या दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं रेड टाइड। मतलब जो हमारी रेड टाइड है, जिसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम बोलते हैं ना, वो उसको बोला जाता है। अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। रेड टाइड बोलते हैं इसको। ये बोलते हैं हार्मफुल एल्गल ब्लूम, यानी अगर हमारे यहाँ पर जो एल्गल, यानी आपको पता हो हिंदी में बोलते हैं कांजी, नाम सुना हो तो देखो, नहीं सुना होगा हो सकता है, तो इसको काई काई बोलते हैं हिंदी में, काई। और दूसरी जो लैंग्वेज होती है इसमें कांजी बोलते हैं, और इसको बोला जाता है काई। तो जो हार्मफुल काई होती है, जब हमारी पानी के ऊपर काई जम जाती है। अब वो कैसे जमती है? अगर आप सोचिए कि जब सूरज के प्रकाश के कारण हमको रोशनी मिलती है, किसको रोशनी मिलती है? मतलब समुद्र के जो फिश है उन सबको रोशनी मिलती है। लेकिन जब हम इसके अंदर बहुत सारा वेस्ट या कुछ ऐसी चीज़ें डालते रहते हैं सी के अंदर, जिसके कारण न्यूट्रिशन सी का बढ़ता जाता है, और जब वहाँ के पेड़ पौधों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है, तो वो इतना न्यूट्रिशन, उनको एक्स्ट्रा जब न्यूट्रिशन मिल जाता है मछली और सबको, तो वो क्या करते हैं, जब पेड़ पौधों को ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है तो धीरे धीरे वो एकदम उनमें ओवर ग्रोथ हो जाती है। जो हमारी एल्गल है वो एकदम से उनमें ग्रोथ हो जाती है, और जब उनमें एल्गी के अंदर जब ग्रोथ हो जाती है तो वो ग्रोथ होने के बाद वो ऊपर जमने लगती है, और जब ऊपर जमने लगती है तो जो हमारा सूरज का प्रकाश है वो समुद्र के नीचे नहीं जा पाता है, और नीचे नहीं जा पाएगा तो उसके कारण जो फिश है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जो भी प्लांट्स है या अंदर के जो भी पेड़ पौधे हैं तो वो उनके अंदर डेथ होने लग जाएगी, और डेथ होती है तो उसके कारण जो पानी का कलर होता है लाल हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? हार्मफुल एल्गल ब्लूम। Harmful algal bloom occur when colonies of algal plant like organisms they live in the sea and fresh water grow out of control। अब इस चीज़ को समझ लो कि जब एल्गी के जो प्लांट्स होते हैं जैसे ऑर्गेनिज्म, वो समुद्र के अंदर रहते हैं और फ्रेश वाटर में, और वो जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी उनमें इतनी ग्रोथ हो जाए जो कि आउट ऑफ कंट्रोल होता हो जाता है, उसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम। ओवर ग्रोथ ऑफ एल्गी कैन कॉज द कलर ऑफ द वाटर टू टर्न रेड। और अगर एल्गी का कलर बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ कर देता है तो उसके कारण क्या हो सकता है? ये वाटर का कलर रेड हो सकता है। अब इसके रीजन समझ लो, एक तो केमिकल हो गया, एक सीवेज हो गया, और अदर सोर्सेज एंड न्यूट्रिएंट रीच टू एल्गी एंड ओवरग्रोथ। अब इस चीज़ को समझ लो कि जब केमिकल हो गया, सीवेज हो गया, या अदर सोर्सेज या कोई भी न्यूट्रिएंट है, जब वो एल्गी के पास पहुंच जाता है तो ओवर कंजप्शन होने के कारण उनकी ओवरग्रोथ हो जाती है, और फिर क्या होगा? एल्गल ब्लूम होगा। ठीक है, इंपैक्ट क्या होगा? तो ये प्रोड्यूस करते हैं पावरफुल टॉक्सिन, जहरीली गैसों का रिसाव करते हैं, जिसके कारण फिश की डेथ हो सकती है। एनिमल्स, जो भी मेमल्स होते हैं, जो भी पानी के अंदर समुद्री मतलब मरीन मेमल्स या मरीन एनिमल्स होते हैं, उन सबकी डेथ के लिए कौन जिम्मेदार है? ये एल्गल ब्लूम, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। ये आपको याद रखना है। चलो, अब एक टॉपिक बहुत शानदार आया है, इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय स्कीम। नाम नहीं सुना है तो सुन लो, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, पीएम अजय स्कीम है। मिनिस्ट्री कौन सी? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ये। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना मैंने बता दिया आपको, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मतलब इसके अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों का ही फंडिंग होगी। कुछ पैसा सेंट्रल देगा, कुछ स्टेट देगा, उसका रेशियो ये डिसाइड कर लेंगे। अभी स्कीम को समझो, पीएम आदर्श ग्राम योजना प्लस स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान। अब इस चीज को समझो, इसके अंदर ये तीन चीजों को मर्ज करता है। एक तो हो गया पीएम आदर्श ग्राम योजना, एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और प्लस बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना। तीनों चीजें याद रखनी होगी। एक तो हो गया पीएम आदर्श ग्राम योजना हो गया, एक स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और एक होता है बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना। तो तीनों चीजें आपको याद हो गई होगी। इसके अंदर इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। वापस स्कीम के नाम बता देता हूँ। एक तो पीएम आदर्श ग्राम योजना, एक हो गया स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान, और तीसरा हो गया बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है। इंक्रीज द इनकम ऑफ टारगेट पॉपुलेशन, यानी टारगेट पॉपुलेशन की इनकम को इंक्रीज करने का काम करता है। स्किल डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करते हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और टारगेट जो पॉपुलेशन है, मतलब जो 80 पॉपुलेशन है, उनकी इनकम को इंक्रीज करने का काम किसका है? जो हमारी पीएम अजय स्कीम है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है कि शेड्यूल कास्ट पर्सन्स लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, यानी इससे जो 80 के पर्सन्स है जो कि पॉवर्टी लाइन्स के नीचे हैं वो एलिजिबल है, या ऐसी विलेज या ऐसा गांव, उनको ग्रांट दी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ग्रांट, जिसकी पॉपुलेशन 50% या उससे ज्यादा 80 पॉपुलेशन अगर वहां रहती है तो उस विलेज को ग्रांट दी जाएगी। किसके अंदर? पीएम अजय स्कीम में। इंप्लीमेंटेड 3 पार्ट्स में इंप्लीमेंट हुई है। सबसे पहले 80 जो डोमिनेटेड विलेज है उनको डेवलप किया जाएगा आदर्श ग्राम के अंदर, इसलिए तो आदर्श ग्राम स्कीम भी इसके अंदर उसको ऐड कर दिया गया है। ग्रांट इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर सोशियो इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ 80, यानी 80 के जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है उनकी बेटरमेंट और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल प्रोजेक्ट के अंदर सहायता की जाएगी सेंट्रल के द्वारा। तीसरी होगी कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर हॉस्टल्स का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। किसके लिए? वो भी 80 पॉपुलेशन के लिए। तो ये चीज़ आपको देख ली होगी। एक बार इसका नाम फिर से देख लो, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना यानी उनके उदय की, उनके अभय यानी उनको आगे बढ़ाने वाली जो योजना है उसका नाम है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, और इसको पीएम अजय स्कीम भी बोला जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मिनिस्ट्री कौन सी है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये आपको मैं 3 बार बोल चुका हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, ये आपको दिख रहा है कि ये कौन है?
जो हमारे आर्मी पर्सन्स दिख रहे हैं, मतलब इंडियन आर्मी से तो नहीं है बट ये हमारी सिक्योरिटी पर्सनल बोला जाता है इनको। तो ये कौन से, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो सबसे पहले ये समझो कि टोटल कितनी फोर्स होती है हमारे, CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स होता है, उसके अंदर 7 फोर्स होती है। एक तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एक BSF हो गया, उसके बाद जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ITBP, एक सशस्त्र सीमा बल, एक आसाम राइफल हो गया, एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हो गया, एक सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो गया और एक सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया। तो इस टाइप की 7 फोर्स है। इसकी रिकमेंडेशन किसके द्वारा, कि भाई हमको बोला जा रहा है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो उसकी रिकमेंडेशन किसने दी थी, तो जस्टिस मुखर्जी जो कमीशन बना था उनकी रिकमेंडेशन पर इसकी स्थापना हुई थी। इसको सेटअप किया गया था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन मार्च 10, 1969, यानी 1969 में इनकी स्थापना हो चुकी थी। ये 7 सेंट्रल जो आर्म पुलिस फोर्स है उनमें से एक है, अंडर द किसके अंदर आते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आते हैं, ये भी याद रखना है। चलो, इनको हेड किया जाता है एक IPS ऑफिसर, जिसकी रैंक, उसको क्या रैंक दी जाती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ, मतलब जो CISF का जो डायरेक्टर जनरल होता है उसका वो एक, उसको हेडिंग कौन करता है, IPS ऑफिसर। प्रोटेक्ट करता है गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्री है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है प्राइवेट सेक्टर्स को, और जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है या गवर्नमेंट कंपनीज है उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फोर्स इज डिप्लॉयड इन डाइवर्सिफाइड एरिया के अंदर इसको डिप्लॉय किया जाता है, जैसे एटॉमिक एनर्जी के सेक्टर में, स्पेस इंस्टॉलेशन के सेक्टर में, सी पोर्ट, स्टील प्लांट्स, कोल फील्ड, फर्टिलाइजर्स कंपनी। अब इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाने वाला हूँ। एक तो होता है एटॉमिक एनर्जी। अब जैसे कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें एटॉमिक एनर्जी है, स्पेस इंस्टॉलेशन हो रहा है, सी पोर्ट, और उसके अलावा स्टील प्लांट। स्टील प्लांट का मतलब समझते हो आप, कि ऐसे कोई स्टील प्लांट्स है, या फिर कोल फील्ड्स है, कोल की जो मतलब कोयले की जो माइंस होती है, कोयले की जो फील्ड्स होती है, या जो फर्टिलाइजर्स कंपनी होती है। तो सब जगह जितनी भी ये मतलब सारी जगह है, वहाँ पर क्या होता है, डाइवर्सिफाइड जो एरिया होती है उसको डिप्लॉय, मतलब बहुत सारे एरिया के अंदर जो कि गवर्नमेंट सेक्टर्स हम बोल सकते हैं, वहाँ पर किसको डिप्लॉय किया जाता है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और उसके अंदर सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है, वुमन का परसेंटेज मेन से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से फीमेल पर्सनल ज़्यादा है। और CISF सब ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी, जैसे Z+ सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी। हमने पढ़ा है कि भाई Z+ सिक्योरिटी, जैसे मोदी जी के इतना पूरा तबका है, Z+ सिक्योरिटी हो गई, योगी आदित्यनाथ जी को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। इस तरह जितनी भी Z+ सिक्योरिटी दी गई है, जेड सिक्योरिटी, X सिक्योरिटी, Y सिक्योरिटी, उसको प्रोवाइड करने का काम किसका है, CISF। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अब एक एडिटोरियल आया है, एडिटोरियल क्या आया है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, और ये किस में आया है, इंडियन एक्सप्रेस में। तो अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, बहुत शानदार है। देखो मैं आपको उससे पहले कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। अभी हमारा क्या विजन है, 2030 तक का हमारा टारगेट है, ऐसा ऑथर बोल रहा है, और सारे व्यू बहुत शानदार एडिटोरियल है, आपको पढ़ के मतलब एकदम मजा आ जाएगा। 2030 तक का हमारे ऑथर बोलता है कि हमारे 2030 में हमारी सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर यंगेस्ट पॉपुलेशन होगी। और यंगेस्ट पॉपुलेशन तभी रिसोर्स बनती है जब उनके अंदर स्किल हो, जब उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। और स्किल कैसे डेवलप की जाएगी, हमारे एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके। तो हमें क्वालिटी एजुकेशन विल प्ले मेजर रोल इन इट। और हमको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना होगा, मॉडर्न लर्निंग अप्रोच को अडॉप्ट करना होगा, तभी जाके हम जो हमारे को एजुकेशन सिस्टम चाहिए, जो हमको एक्चुअली हमारी जो यंगेस्ट पॉपुलेशन को अगर हमको रिसोर्स बनाना है तो हमको एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अब हिस्ट्री देखो, गुरुकुल, हमारे एंसेंट इंडिया के अंदर पहले गुरुकुल चलते थे, जिसके अंदर नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो आपने, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, इस तरह बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वो मतलब गुरुकुल के अंदर हमारे बच्चों को एजुकेट किया जाता था। कभी सुना हो गुरु चाणक्य, और ये भी मतलब गुरु चाणक्य हो गए। उसके अलावा जो हमारे द्रोणाचार्य थे, तो ये सब गुरुकुल के अंदर अर्जुन को शिक्षा दी उन्होंने। तो ये सब शिक्षा हमारे कहाँ से, ये एंसेंट इंडिया से ही परंपरा चल रही है। उसके बाद मैक्यूली कमेटी आ गई, मैक्यूली कमेटी की रिकमेंडेशन आ गई, वुड डिस्पैच कमेटी, हंटर कमीशन रिपोर्ट, यूनिवर्सिटी एजुकेशन एक्ट 2004। तो ये जितनी भी कमिटीज है उनके द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है, इन सब कमिटीज के द्वारा डिसाइड किया जाता है, मतलब इन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम। तो ऑथर ने ये सब इनका नाम मेंशन किया है कि इन सब कमेटी के द्वारा हमारे एजुकेशन सिस्टम को, आज जो हम जिस एजुकेशन सिस्टम पर वर्किंग कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम अपने युवाओं को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री लगी हुई है। चलो ये देख लिया। अब ऑथर बोलता है कि इंडिया के अंदर जो लिटरेसी गैप है वो बहुत ज़्यादा है। कैसे, वुमन की एजुकेशन मेन की एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेल की एजुकेशन ज़्यादा है, फीमेल की एजुकेशन कम है। उसका रीजन क्या है कि फीमेल को पूरा प्रॉपर चांस नहीं मिलता है, उनकी एजुकेशन को छुड़ा दिया जाता है। कोविड के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट किसकी थी, फीमेल्स की थी। फीमेल को हमारी जो फीमेल्स है उनको सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट करवा दिया गया उनके फैमिलीज़ के द्वारा। तो ये इंडिया के अंदर लिटरेसी गैप बहुत ज़्यादा है। अगर हम ग्लोबल एवरेज, एजुकेशन की ग्लोबल एवरेज की बात करें तो 87% लोग एजुकेटेड है वर्ल्ड वाइड, लेकिन इंडिया के अंदर ये रेशियो 74% है, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही कवर हो गए। ओवरऑल रेशियो है ये। अब गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है द सर्व शिक्षा अभियान एज पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट फॉर प्राइमरी लेवल। उसके बाद क्या, अभी गवर्नमेंट ने, मतलब ऑथर बोलता है कि गवर्नमेंट ने एक सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, एज पार्ट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2000, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट था, उसके हिसाब से प्राइमरी लेवल पर हमने एक सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। उसके बाद इसी सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ा के हमने किस में कन्वर्ट किया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में 14 से 18 साल के बच्चों के लिए सेकेंडरी एजुकेशन को हमने बढ़ावा दिया। उसके बाद हायर एजुकेशन अंडर राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो तीनों एजुकेशन और ओवरऑल इन तीनों स्कीम को सबसम कर दिया गया समग्र शिक्षा अभियान। अभी इसका नाम क्या है, समग्र शिक्षा अभियान। पहले तो था सर्व शिक्षा अभियान,
ये चीज़ समझो। वो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए था। उसके बाद राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, और अल्टीमेटली ये बन गया समग्र शिक्षा अभियान। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी देख लो साथ के साथ। एक तो आर्टिकल 45, वो क्या है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। वो बोलता है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है, चाइल्ड अप टू 14 ईयर्स तक की एज तक की एजुकेशन को फ्री, बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। ये पहले बोला गया था जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन आया था, लेकिन उसके बाद इसको बोला गया कि 6 साल के बच्चों तक का तो डीपीएसपी में कवर कर लिया गया, और 6 से 14 साल के बच्चों को एक आर्टिकल 21A आया था, जिसके अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 2002 के थ्रू आर्टिकल 21A को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी एंट्री हुई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको जो ये हमारा आर्टिकल 21 है, 21A, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसको अमेंड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, किसके थ्रू, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू, और उसको ऐड किया गया आर्टिकल 21A को। ये एक फंडामेंटल राइट है जो बोलता है कि एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, और 6 साल तक के बच्चों का फिर किस में रह गया, डीपीएसपी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है 2002 के बाद। तो फिर उसके बाद राइट टू एजुकेशन एक्ट भी आया था, और सारी चीज़ें हुई। अब इश्यूज़ भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ। इश्यू क्या है, इश्यू होता है इलेक्शन ड्राइवन फोकस ऑफ गवर्नमेंट। तो अब इस चीज़ को समझो कि हमारे सबसे बड़ा इश्यू क्या है कि पॉलिटिक्स पर चलती है किस एजुकेशन। अगर हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो एजुकेशन को भी बढ़ावा देते हैं। अलग अलग पार्टीज अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है या नहीं करना है। अगर बार बार पार्टी अपने हिसाब से पॉलिटिकल विल के हिसाब से अगर चीज़ों को डिसाइड करेगी तो एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म कैसे होगा। हमें अगर कोई एक चीज़ आ चुकी है तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, और उसी के अंदर हमें आगे वर्किंग करने की जरूरत है। बट हम इंडिया में एक पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत बड़ा इशू है। और उसके अलावा सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, 1 सेकंड है ना, एक चीज़ होती है जैसे हमारे देश के अंदर अलग अलग स्टेट है और सबके अंदर डिफरेंट रीजनल पार्टीज बनी हुई है। तो सब रीजनल पार्टीज अपनी मतलब अपनी भाषा पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उनको ये नहीं देखना है कि बच्चों की स्किल को बढ़ाएं। अल्टीमेटली बच्चों की एजुकेशन बढ़नी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए, उससे मतलब नहीं है। बस लैंग्वेज के बेसिस पर और बच्चों के साथ में अन्याय किया जाता है। अल्टीमेटली एजुकेशन सेक्टर की क्राइसिस भी बहुत ज़्यादा है कि अभी क्या एजुकेशन सेक्टर एकदम बिल्कुल बिजनेस बन चुका है, कमर्शलाइजेशन हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर मनमानी फीस ले रहे हैं, तो इससे बहुत सारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो ये भी अपने आप में इशू है। टेक्नोलॉजी की कमी है, जैसे कि अभी BYJDU, पहले तो जो हमारा BJDU था उन्होंने बोला था कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। ऑथर ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है आर्टिकल के अंदर कि वो फेल टू डिलीवर प्रोमिसेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी एजुकेशन की जो प्रोमिसेज है उनको डिलीवर हो गया है, फेल कर मतलब उनकी डिलीवरी को की क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पाया है BYJDU भी। उसके बाद ट्यूशन इंडस्ट्री, बच्चे माता पिता क्या करते हैं, बच्चों को खुद तो पढ़ाते ही हैं, साथ के साथ ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो ₹58 बिलियन की जो इंडस्ट्री है वो केवल ट्यूशन इंडस्ट्री है। बच्चों को घर पे पढ़ा, स्कूल में पढ़ना है, उसके बाद ट्यूशन जाके पढ़ना है, तो उनको टाइम ही नहीं मिलता है खेलने के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए। तो वो क्या वोकेशनल ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि हमने तो उसको एक जो नहीं होता एक सिस्टम के अंदर फंसा दिया है कि जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो बुक्स का ज्ञान होता है उसके अंदर फंसा दिया है। जबकि उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, उनकी स्किल के हिसाब से उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। उससे क्या होगा, वो फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हैं। प्रेफरेंस ऑफ ट्यूशन सेंटर्स, यानी जो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए। अब इस चीज़ को समझनी है कि ये भी अपने आप में इशू है कि हमारे जो पेरेंट्स है वही बोलते हैं कि बच्चों को ट्यूशन भेज दिया जाए, तो ये भी अपने आप में इशू है। क्वालिटी वेरिएंस इन स्कूल्स के अंदर क्वालिटी वेरिएंस, अगर कोई भी टीचर ऐसा है जो ट्यूशन भी पढ़ाता है तो वो क्या करेगा, स्कूल में तो कम पढ़ाएगा और ट्यूशन पे अच्छा पढ़ाएगा, तो ये भी क्वालिटी वेरिएंस भी हो गया। नेक्स्ट इशू क्या है, वाइडनिंग एजुकेशन डिवाइड। अब इस चीज़ को समझो कि एजुकेशन का भी बहुत ज़्यादा डिवाइड है। अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, कोई अगर अमीर बच्चा है तो उसको ज़्यादा पॉसिबिलिटी मिलती है एजुकेशन की, लेकिन कोई गरीब बच्चा है तो उसको पॉसिबिलिटी नहीं मिलती है, उसके पास अवसर नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते हैं। तो ये एजुकेशन जो डिवाइड है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा इशू है। लैक ऑफ सोसाइटल इन्वॉल्वमेंट, सबसे मेन चीज़ कि हमारी सोसाइटी का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो भी उसकी भी कमी है। हमारे जो समाज है, अगर कोई व्यक्ति है डिसेबल पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन है, तो उसको चांस ही नहीं देते हैं, उसको उल्टा ताने मार मार के उसको मोटिवेट करने की बजाय उसको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। इनसफिशिएंट एजुकेशन स्पेंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एजुकेशन पे हमारी जो स्पेंडिंग है वो बहुत कम है। आप सोचिए कि जीडीपी का कितना परसेंट, सिर्फ 2.61% ऑफ जीडीपी हमारा खर्चा होता है एजुकेशन पे, और जबकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, जबकि टारगेट रिकमेंडेशन कितनी है 6% अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं जीडीपी का, तभी जाके एजुकेशन। आप सोचिए अगर स्किल डेवलप हो जाएगी एजुकेशन की और बच्चों की स्किल डेवलप हो जाएगी, बच्चे अगर टेक्निकली अपडेट हो जाएंगे तो हमारा देश, अगर रिसोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे की कार्रवाई ऑटोमेटिक हो जाएगी। हो सकता है कि अभी के बच्चों को आप अभी एजुकेशन स्टार्ट करोगे तो आने वाले 10 साल बाद उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हमें इसको जरूरत है कि हम अपने जीडीपी का खर्चा एजुकेशन पे बढ़ावा दें। 12% स्कूल है इंटरनेट फैसिलिटी। अब ये सबसे चीज़ें इंपॉर्टेंट समझ लेना कि इंडिया के अंदर केवल 12% स्कूल ही ऐसी है जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है। 30% स्कूल के अंदर से केवल कंप्यूटर्स है, मतलब सोचिए 100% में से 30% स्कूल के पास ही कंप्यूटर्स है। तो ये तो बहुत भारी बात है ना। उसके अलावा तो क्या, अगर स्कूल में रिसोर्सेज नहीं होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। और इससे 42% स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें फर्नीचर नहीं है, 23% स्कूल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 22% स्कूल के अंदर रैम्प्स नहीं है जो कि डिसेबल पर्सन ऊपर चढ़ सकें, फिजिकली डिसेबल पर्सन, और 15% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर वॉश फैसिलिटी नहीं है, मतलब पीने का पानी नहीं है, और जो हम टॉयलेट फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें नहीं है। तो ये अपने आप में इशू है। हाई ड्रॉप आउट रेट, एज पर नेशनल जो फैमिली हेल्थ सर्वे आता है जो 5, उसके हिसाब से कि 21% ऑफ गर्ल्स और 35% ऑफ बॉयज़ ऑफ एज 6 से 17 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल से ड्रॉप आउट करते हैं। वो कितने, 35% और 21% ऑफ गर्ल्स। तो ड्रॉप आउट रेट देखिए आप कितनी ज़्यादा है। गर्ल्स तो वैसे ही स्कूल में एंट्री नहीं देते उनको, और है जो ड्रॉप आउट कर देंगे तो कैसा काम चलेगा।
लेकिन अभी ये सारी चीज़ें चेंज हो गई है, अब लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो रही है, अब सब अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, तो ये जरूरी है। अब सॉल्यूशन समझो, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमको क्या करना होगा कि हमको लोगों के एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा, बच्चों के एक्सपीरियंस को बढ़ाना होगा, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग देनी होगी, उनको शुरुआत से ही स्कूल के अंदर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टूल्स होते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, डिसीजन कैसे लिया जाए, इन सब चीज़ों पर उनका फोकस होना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट हमको अच्छे से करना होगा। उसके अंदर हमारा जो 10+2 सिस्टम है उसको कन्वर्ट किया जाएगा 5+3+3+4, यानी 5 और 3 कितने होते हैं 8, और उसके बाद 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 11th क्लास तक, और 11th के बाद में 4 साल मतलब एक तो 12th, और जो हमारी बीकॉम या बीए जो भी 3 साल होते हैं ग्रेजुएशन के, इस तरह 5+3+3+4 का सिस्टम बनाया गया है। लेकिन पहले क्या था 10+2 का सिस्टम था, 10+2+3 सिस्टम। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर हमको प्रोवाइड करना होगा, लोग बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग उनकी स्किल के हिसाब से, उनकी इच्छा विल पावर के हिसाब से उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और लैंग्वेज बैरियर को रिड्यूस करना होगा, अदर इंडियन लैंग्वेज को हम भी इक्वल इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जो कि इंग्लिश को मिलती है। अभी इंडिया के अंदर इंग्लिश को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है, लेकिन अल्टीमेटली हमें इंडिया की सारी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और हर लैंग्वेज में एग्जाम्स कंडक्ट होने चाहिए, ताकि बच्चा अगर खुद की लैंग्वेज में पढ़ाई करेगा तो उसको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी, तो ये भी जरूरी है। टेकिंग ए नोट फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर, और हमको पास्ट जैसे गुरुकुल हमने देखा है उसमें कैसे ट्रेनिंग दी जाती थी, उसमें भी वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती थी। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को देखा था कि अर्जुन किसके अंदर होशियार था, धनुष के अंदर होशियार था, जो हमारी तीर कमान होती है उसके अंदर, तो अर्जुन को उस टाइप की ट्रेनिंग दी गई, भीम को गदा की ट्रेनिंग दी गई, दुर्योधन को गदा की ट्रेनिंग दी गई, जो इस तरह पर्सन्स की स्किल के हिसाब से उसको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो हमको पास्ट से फ्यूचर तक की जो हमारे नोट है, पास्ट एंसाइंट हिस्ट्री से हमको उनसे भी हमें नॉलेज लेना चाहिए। तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, एजुकेशन सिस्टम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, रेट टाइप्स को पढ़ लिया है, और उसके अलावा हमने CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स को पढ़ लिया है। और क्या पढ़ा है आपने? उसके अलावा PM अजय स्कीम, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना को पढ़ लिया है, एंड हमने बाल समीना को पढ़ लिया है, और पापाती चोला को देख लिया है, बेड कोलेस्ट्रॉल को देख लिया है 1 सेकंड है ना, और एक रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट को देख लिया है, और रेड सी की लोकेशन को भी देख लिया है। थोड़ा सा गला कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।